हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डे टू, एथिक्स। आई होप डे वन का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपने उसमें से अच्छी लर्निंग इम्पार्ट की होगी। आज आपके पास सभी के पास वर्कबुक दोबारा होगी। आज का जो कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। तो आइए समझते हैं कि इम्पार्शियलिटी क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। टू बिगिन विद, कोई भी चीज को समझने से पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कि एक क्रिकेट मैच है और आप इस क्रिकेट मैच में एक रेफरी हो। आपका फ्रेंड जो है वो बैटिंग कर रहा है। बॉलर ने बॉल डाली और उसने एलबीडब्ल्यू बोला कि एलबीडब्ल्यू हुआ है या नहीं हुआ। अब आपको पता है कि ये आपका फ्रेंड है और आपको ये भी पता है कि एलबीडब्ल्यू हुआ है, पर आपका फ्रेंड है तो आप उसको बचाना चाहते हो। तो एज अ रेफरी अब आप क्या करोगे? अगर एज अ रेफरी आप इम्पार्शियल हो और एलबीडब्ल्यू हुआ है ट्रूली, जो बॉलर बोल रहा है, तो आप एलबीडब्ल्यू एक्सेप्ट करोगे। पर अगर आप इम्पार्शियल नहीं हो और आप हो पार्शियल, तो आप बोलोगे कि एलबीडब्ल्यू नहीं है। इससे आपका फ्रेंड बहुत खुश हो जाएगा और फ्रेंड कहेगा कि आपने मेरे को बचा दिया। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि आपका कॉन्डक्ट जो है वो इम्पार्शियल था या पार्शियल था। इससे हमें एक चीज तो अब क्लियर हो गई। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बैठी? बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बैठी कि भैया, इन सिंपल लैंग्वेज, इम्पार्शियलिटी इज ट्रीटिंग everyone equally without any favor or any prejudice। प्रेजुडिस एक सिंपल लैंग्वेज में यहां पर याद रखो कि प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट सर्टन पीपल। और फेवर का मतलब हुआ कि जो आपका फ्रेंड था, आप सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। आप रेफरी हो ना भाई। आपका फ्रेंड अगर एलबीडब्ल्यू से बोल्ड हो रहा है तो बोल्ड हो रहा है, आप उसको फेवर नहीं दोगे। इसको कहते हैं इम्पार्शियलिटी। पर अब आते हैं कि हम यूपीएससी में इसको कैसे लिखेंगे। बहुत इजी है। इम्पार्शियलिटी मीन्स absence of any bias or any preference in decision making। ये तो पहली लाइन हो गई। ये तो अपन ने अभी डिसाइड करके देखी कि अपन बायस नहीं होंगे। हम कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे डिसीजन मेकिंग में किसी को भी। कोई हाईटेक वर्ड नहीं है देखो। पर यूपीएससी में हमें लिखना इस प्रकार से, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है। पर सिर्फ इतना नहीं लिखना है, और भी लिखना है। इन केस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, इम्पार्शियलिटी मीन्स, कॉमन सेंस लगाओ, क्या होगा? डिसीजंस बेस्ड ऑन मेरिट, लॉ एंड पब्लिक इंटरेस्ट। कॉमन सेंस है या नहीं है? कि जब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ जाओ कि आपको डिसीजन लेना हो जहां पे आपको पता है कि एक बायसनेस की प्रोबेबिलिटी है, वो बायसनेस की प्रोबेबिलिटी से या तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज होगा या लॉ कॉम्प्रोमाइज होगा या पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर मेरिट, लॉ या पब्लिक इंटरेस्ट में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो आप वो नहीं करोगे। तो इम्पार्शियलिटी मीन्स कि डिसीजन लेना विच इज सोली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सोली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द लॉ सेज,
solely on the basis of public interest. Got it? अब बात करते हैं एथिकल थिंकर की या उनके कोट की, फिर उसको समझते हैं। यहां पर एथिकल थिंकर जो है उनका नाम है लॉर्ड हीवार्ट, HEWART। लॉर्ड हीवार्ट कहते हैं जस्टिस शुड बी नॉट ओनली डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। अब देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा सोचना ही नहीं है माइंड में कि कुछ डिफिकल्ट है। इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। दो चीजें हैं, शुड नॉट ओनली बी डन यानी कि जस्टिस जो है, लॉर्ड हीवार्ट कहते हैं कि इट मस्ट बी डन, मतलब ये एक्चुअल लेवल पर होना तो चाहिए कि जस्टिस इज डन, बट वो कहते हैं कि शुड मैनिफेस्टेड एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। सीन टू बी डन का मतलब ये है कि सर जस्टिस शुड नॉट ओनली बी एक्चुअल बट शुड बी परसीव्ड ऑल्सो। परसीव्ड मीन्स कि जब जस्टिस डिलीवर हो रहा है तो सिर्फ जस्टिस डिलीवरी इज नॉट द कंसर्न, जस्टिस डिलीवरी के बाद एक परसेप्शन भी होना चाहिए लोगों में कि हाँ, पब्लिक में एक ऐसा फीलिंग भी आनी चाहिए, हाँ, फीलिंग, परसेप्शन कि हाँ जस्टिस हुआ है, लोगों को वो भरोसा होना चाहिए। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन शुड नॉट ओनली बी फेयर यानी कि करेक्ट, बट इट शुड ऑल्सो रिटेन पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक को ये फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ है। जब कोई व्यक्ति रेप करता है तो रेपिस्ट को पुलिस पकड़ के चार्ज करती है, चार्जशीट बनाती है, कोर्ट्स लेके जाती है, कोर्ट में वर्डिक्ट प्रोनाउंस कर दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ कोर्ट ने इस रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई तो जस्टिस हुआ। पर जब वो रेपिस्ट को टांग दिया जाता है और एक सोसाइटी के सामने टेम्पलेट क्रिएट कर दिया जाता है कि सी देयर इज पब्लिक ट्रस्ट इन द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ ने ये बात बोली है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि जो है वो टॉलरेट नहीं होगी, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस प्रकार के व्यक्ति को जो है फांसी की सजा मिलेगी, तो एक परसेप्शन पैदा होता है, एक पब्लिक ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ जस्टिस हुआ, परसीव्ड भी लेवल पर, एक्चुअल भी लेवल पर। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे एक आईएएस ऑफिसर को वेस्ट बंगाल में सस्पेंड करा गया और पे ये एलिगेशन लगा कि ये जो आईएएस ऑफिसर है ये एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए और उसके फेवर में काम कर रहा था। पर जब इवेंचुअली इंक्वायरी हुई तो मालूम चला कि देयर वाज नो पार्टी प्रेफरेंस। इंक्वायरी के दौरान मालूम चला कि पार्टी प्रेफरेंस नहीं, बल्कि ये जो ऑफिसर है ये तो लॉ को ही अपहोल्ड कर रहा था, तो एक गलती हुई। इसी रीजन से इंक्वायरी के बाद उस ऑफिसर को रीइंस्टेट किया गया, और रीइंस्टेट करने के बाद क्या हुआ, पब्लिक में भी एक ट्रस्ट पहुंचा, आईएएस फ्रेटर्निटी जो है यानी कि जो आईएएस कम्युनिटी है उसमें भी एक ट्रस्ट पहुंचा कि लॉ अपहोल्ड करना मींस इनका एक्शन वाज बेस्ड अपॉन इम्पार्शियलिटी, नॉट बेस्ड ऑन पार्शियलिटी और एनी पार्टी प्रेफरेंस।
तो ये चीज आपको समझनी है। अब आपके सामने एक केस स्टडी है, अब आप उस केस स्टडी को पढ़िए। वो केस स्टडी कहती है कि यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और आपके यहाँ पर फ्लड्स आ गए हैं और फ्लड रिलीफ का कार्य चल रहा है, और आपको एक लोकल एमएलए प्रेशराइज कर रहा है कि आप उसकी कॉन्स्टिट्युएंसी में फ्लड रिलीफ का मटेरियल ज्यादा प्रोवाइड करो। तो यहां पर सबसे पहले उठता है इशू कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, आपका क्या सोल्यूशन होगा और उसका क्या जस्टिफिकेशन होगा। तो भाई केस स्टडी को पढ़ने के बाद एथिकल क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये चीज तो हमें समझ आ ही गई कि भाई यहाँ पर इशू, मेन एथिकल क्वेश्चन ये है कि देर इज अ डिमांड फॉर मोर रिसोर्सेज इन वन एरिया ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर। ये चीज तो तय है, ये तो केस स्टडी हमें पढ़ के ही समझ आ गया कि पॉलिटिशियन प्रेशराइज कर रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा है कि भाई मेरे एरिया में रिसोर्सेज ज्यादा दो। अब यहां पर आती है बात कि एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला एथिकल इशू क्या इन्वॉल्व है यहाँ पे जी, इम्पार्शियलिटी वर्सेस पॉलिटिकल अपीजमेंट। ये तो केस स्टडी पढ़ के ही समझ आ जाता है कि भाई क्या आप इम्पार्शियल रहोगे या पॉलिटिकल प्रेशर में सबड्यू हो जाओगे और पॉलिटिकली उस एमएलए को अपीज करोगे। दूसरा सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह आता है कि क्या आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करोगे और या आप पर्सनल प्रेशर को प्रायोरिटी दोगे। पर्सनल प्रेफरेंस, ये मैंने क्यों बोला, कहीं पर भी किसी लॉ में ये तो नहीं लिखा होता कि अगर कोई पॉलिटिशियन आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो यू हैव टू ऑब्लाइज टू दैट पॉलिटिशियन। जब एमएलए आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो आपको ऑब्लाइज नहीं करना, वो रूल ऑफ लॉ होता है इस सिनेरियो में। और या फिर पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि आप एमएलए को ऑब्लाइज करो और एक डील साइन कर लो उससे कि देखो मैं आपको ऑब्लाइज करता हूँ, आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में ये करता हूँ, लेकिन फ्लड रिलीफ का ये एक्टिविटी खत्म होने के बाद ना आप मेरा एक अर्बन एरिया में ट्रांसफर करा दो ताकि मैं एक अर्बन सेटिंग में जाके रह लूँ। तो व्हाट प्रेफरेंस डू यू गिव, योर पर्सनल प्रेफरेंस और द रूल ऑफ लॉ। ये दूसरा एथिकल इशू इन्वॉल्व है। स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन से हैं, स्टेक होल्डर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लड विक्टिम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, एमएलए है, सबसे बड़ी बात है पब्लिक ट्रस्ट है, एंड ऑलवेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इजी टू आइडेंटिफाई। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, आप क्या करोगे। कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई यहाँ पर एक डिलेमा है, एथिकल डिलेमा मेरे लिए, कि क्या मैं एमएलए को ओबलाइज करूं या मैं रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करूं। आप अगर ये आईएएस ऑफिसर होते तो आप क्या करते, आप एक सिंपल काम करते, और सिंपल काम ये करते, नंबर वन, कि एलोकेशन ऑफ फ्लड रिलीफ मटेरियल will be based on severity of flood data। ये सबसे कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। आपको पता है एमएलए प्रेशर डाल रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी में दो, आप ये कहोगे कि कोई भी फ्लड रिलीफ मटेरियल का एलोकेशन होगा बेस्ड अपॉन कि कौन से एरिया में किस लेवल से फ्लड ने इंपैक्ट किया है, फ्लड की सिवियरिटी क्या है, कितना सीवियर है। और सबसे बड़ी बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके यू विल इन्फॉर्म द क्राइटेरिया अडॉप्टेड
thus negating the bias. Any chance of bias? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दोगे कि क्राइटेरिया अडॉप्टेड फ्लड रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये है कि बेस्ड अपॉन द सिविरिटी ऑफ द फ्लड डेटा वी विल एलोकेट द फ्लड रिलीफ मटेरियल। इसके बाद कोई आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया में उस एमएलए को oblige करने के लिए या किसी को भी कुछ करने के लिए वहां पर फ्लड रिलीफ मटेरियल ज्यादा दिया है। तो एज अ कॉमन सेंस केस सोल्यूशन क्या हुआ, ये 2 पॉइंट। और यहां पर जस्टिफिकेशन क्या हुआ, सिंपल है ये तो, कि पब्लिक सर्वेंट्स एज स्टेटेड बाय लॉर्ड हिवाट मस्ट अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट। और आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये क्राइटेरिया के बाद पब्लिक ट्रस्ट अपहोल्ड हो गया। पर बेटा, एथिक्स में ना एक चैलेंज है कि आपको ये थिंकर्स, आपको ये कॉन्सेप्ट्स और उनका एप्लीकेशन माइंड में कंप्लीटली घूम रहा होना चाहिए, तभी आप इनको केस स्टडी में अप्लाई कर पाओगे। इसी रीजन से एथिक्स की पढ़ाई कभी आइसोलेट करके नहीं हो सकती कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके बाद केस स्टडी पढ़ेंगे। नहीं सर, थ्योरी के साथ साथ केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। और मैं एथिक्स क्लास में ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको 2026 के लिए। तो अगर आपका 2026 का अटेम्प्ट है ना, तो ये अश्योर्ड है कि आपकी इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी, जिसमें आप कॉन्सेप्ट, थिंकर, एप्लीकेशन, केस स्टडी चारों चीजें रोज के रोज पढ़ोगे, 7 महीने पढ़ोगे। सोचो उसके बाद आपकी क्या एबिलिटी होगी इन थिंकर्स को अप्लाई करके केस स्टडी में लिखने की। और आई अश्योर यू कि जो आपका केस सोल्यूशन और जस्टिफिकेशन होगा ना, आपके कॉम्पिटिटर का उसके आसपास भी नहीं होगा। आपको जो एज मिलना है ना, वो इस फ्रेमवर्क से मिल जाएगा क्लास में।